हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दृष्टि में। तो आज मैं लुसेंट मध्यकालीन भारत का इतिहास में सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था को कवर करेंगे। ये देखिए, ये रहा सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था। इसके पहले वाले वीडियो में हमने सल्तनत काल कवर कर लिए थे। तो देखिए सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था में क्या सब है। तो सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था में हमने क्या सब कवर किए थे। तो हम सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था के पहले ये सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था के जस्ट पहले वाले वीडियो में सल्तनत काल का लोदी वंश कवर कर लिए थे। उसके बाद सल्तनत काल का ही जो वंश है सैयद वंश, वो कवर कर लिए थे। नेक्स्ट सल्तनत काल का इससे पहले वाले वंश जो है वो तुगलक वंश है, वो हमने कवर कर लिए थे। एक मिनट, ये देखिए तुगलक वंश 1320 से 1398 ये हमने कवर कर लिए। और हम कवर कर लिए तुगलक वंश के पहले खिलजी वंश कवर कर लिए थे। तो ये रहा, एक मिनट देखते हैं, खिलजी वंश, तुगलक वंश के पहले खिलजी वंश है। तो ये रहा, देखिए खिलजी वंश 1290 से 1320। तो ये इससे पहले हमने खिलजी वंश कवर किए थे सल्तनत काल में। और सबसे पहले हम सल्तनत काल में कवर किए थे गुलाम वंश। तो हम एक बार इसको रिवीजन कर लिए, ये सल्तनत काल। अब इसी सल्तनत काल का हम शासन व्यवस्था आज कवर करेंगे। तो सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कैसा था सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आते हैं। सिर्फ सल्तनत काल ही नहीं, देखिए जितने भी सारे प्राचीन या मध्यकालीन भारत के इतिहास में जितने भी सारे शासक हैं, जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य, उन सब की शासन व्यवस्था के बारे में पेपर में ज़रूर पूछता है, मेंस में भी और पीटी में भी। और तो ये सल्तनत काल के भी शासन की व्यवस्था के बारे में पूछता है। तो इसको हम देखते हैं। कह रहा है कि सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था, केंद्रीय प्रशासन के मुखिया को सुल्तान कहते थे। सल्तनत काल में केंद्रीय प्रशासन के जो मुखिया होते थे उनको क्या कहते थे, उनको सुल्तान कहते थे। सुल्तान क्यों ये सुल्तान कहते थे, जैसे कि आजकल जो पूरे देश के मुखिया होते हैं वो प्रधानमंत्री कहलाते हैं, उस समय क्या कहलाते थे, उस समय सुल्तान कहलाते थे। आगे है, बलबन एवं अलाउद्दीन के समय अमीर प्रभावहीन हो गए। अब देखिए कह रहा है बलबन एवं अलाउद्दीन के समय क्या हो गए, अमीर प्रभावहीन हो गए। तो बलबन और अलाउद्दीन के समय तो अमीर प्रभावहीन हो गए, लेकिन कह रहा है कि अमीरों का चरमोत्कर्ष लोदी वंश के शासनकाल में था। तो यही क्वेश्चन बन जाएगा कि किसके सल्तनत काल में किस शासन के समय अमीर प्रभावहीन हो गए थे। तो बलबन और अलाउद्दीन, क्योंकि ये ना अमीर से जो उनके पास बहुत सारा ज़मीन था वो ले लिए थे, उसको खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिए थे। खालसा भूमि मतलब सरकारी भूमि में चेंज कर दिए थे। और ये लेकिन अमीरों का महत्व किसके समय रहा था, लोदी वंश के शासनकाल में अमीरों का बहुत ज़्यादा महत्व रहा था। सल्तनत काल में मंत्रिपरिषद को मजलिस ए खलबत कहा गया है। किस काल में मंत्रिपरिषद को मजलिस ए खलबत कहा गया, तो सल्तनत काल में। मजलिस ए खास में मजलिस ए खलबत की बैठक होती थी। तो ये पूछा जाएगा मजलिस ए खलबत की बैठक कहाँ होती थी, तो मजलिस ए खास में मजलिस ए खलबत की बैठक होती थी। नेक्स्ट है बार ए खास। इसमें सुल्तान सभी दरबारियों, खानों, अमीरों, मालिकों और अन्य रईसों को बुलाता था। और इसमें जो है बार ए खास में सुल्तान जो था सभी दरबारियों को, खानों को, अमीरों को, मालिकों को और अन्य रईसों को भी बुलाता था। कहाँ पे, बार ए खास में। बार ए आजम, सुल्तान राजकीय कार्यों का अधिकांश भाग पूरा करता था। तो पूछा जाएगा क्वेश्चन कि सल्तनत काल में सुल्तान जो है राजकीय कार्य कहाँ पे पूरा करता था, तो ये करता था बार ए आजम में। और ये क्वेश्चन रहेगा, ये रहा बार ए आजम। अगर ये क्वेश्चन रहेगा कि सुल्तान सभी दरबारियों, खानों, अमीरों, मालिकों और रईसों को कहाँ पे बुलाता था, तो बार ए खास में बुलाता था। नेक्स्ट है मंत्री एवं उससे संबंधित विभाग। ये भी इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछता है पेपर में। तो देखिए वजीर, जिसको हम आजकल प्रधानमंत्री कहते हैं, वो समय वजीर कहा जाता था। ये वजीर जो होता था वो राजस्व विभाग का प्रमुख होता था। वजीर क्या होता था, राजस्व विभाग का प्रमुख होता था, मतलब पूरा टैक्स जो होता था उसका हेड यही होता था वजीर। मुशरिफ ए मुमालिक, मुशरिफ ए मुमालिक महालेखाकार कहा जाता है, जिसको अभी के समय हम कंट्रोलर, ऑडिटर जनरल, महालेखा नियंत्रक परीक्षक कहते हैं ना, तो उसको कहा जाता महालेखाकार। प्रांतों एवं अन्य विभागों से प्राप्त आय एवं व्यय का लेखा जोखा यही रखता था मुशरिफ ए मुमालिक। आगे है मजूमदार, उधार दिए गए धन का हिसाब रखना।
उधार दिए गए धन का हिसाब कौन रखता था? तो मजूमदार उधार दिए गए धन का हिसाब रखता था। नेक्स्ट है खजीन। खजीन क्या होता था? कोषाध्यक्ष होता था खजीन। के पूछा जाएगा कि खजीन किसको कहा जाता था? तो कोषाध्यक्ष को खजीन कहा जाता था। नेक्स्ट है अरीज ए मुमालिक। दीवान ए अर्ज अथवा सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था अरीज ए मुमालिक। दीवान ए अर्ज अथवा सैन्य विभाग का प्रमुख कौन होता था? प्रमुख अधिकारी होता था अरीज ए मुमालिक। नेक्स्ट है सद्र उस सुदूर। सर उस सुदूर जो है वो धर्म विभाग एवं दान विभाग का प्रमुख होता था। सद्र उस सुदूर कौन होता था? धर्म विभाग एवं दान विभाग का प्रमुख होता था सद्र उस सुदूर। उसके बाद है काजी उल कजात। काजी उल कजात सुल्तान के बाद न्याय का सर्वोच्च अधिकारी होता था। काजी उल कजात सुल्तान के बाद न्याय का सर्वोच्च अधिकारी काजी उल कजात होता था। पूछा जाएगा कि काजी उल कजात सल्तनत काल में क्या था? तो ये सुल्तान के बाद न्याय का सर्वोच्च अधिकारी होता था। बाय द वे, अगर सुल्तान अगर किसी काम में बिजी हैं तो उनके जो बाद जो काजी उल कजात होते थे वही न्याय करते थे। अरीज मुमालिक क्या होता था? इसको दीवान ए अर्ज भी कहा जाता था अरीज मुमालिक को, और ये सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था। सद्र उस सुदूर क्या होता था? धर्म विभाग एवं दान विभाग का प्रमुख होता था। नेक्स्ट है बरीद ए मुमालिक। बरीद ए मुमालिक गुप्तचर विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था बरीद ए मुमालिक। वकील ए दर सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाओं की देखभाल करता था। वकील ए दर क्या होता था? सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाओं का देखभाल करता था। अब है दीवान ए खैरात, दान विभाग। ये इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा भी गया है। तो दीवान ए खैरात जो होता था दान विभाग होता था। इस दीवान ए खैरात की स्थापना किए थे, और इसलिए किए थे कि जो असहाय लोग हैं, गरीब महिला, विधवा महिला, तो उन लोगों के लिए, असहाय लोगों को दीवान ए खैरात के माध्यम से सुविधा पहुंचाई जाती थी। उसके बाद है दीवान ए बंदगन। ये भी इम्पोर्टेंट से पूछा हुआ क्वेश्चन है। दीवान ए बंदगन क्या है सल्तनत काल में? तो दास विभाग को दीवान ए बंदगन कहते हैं। उसके बाद दीवान ए इस्तिहाक, पेंशन विभाग। तो दीवान ए पेंशन विभाग को सल्तनत काल में क्या कहते थे? दीवान ए इस्तिहाक। दीवान ए इस्तिहाक कहते थे। दीवान ए मुस्तखराज वित्त विभाग। दीवान ए मुस्तखराज वित्त विभाग वो कहते थे बनने वाला, मतलब कि हम देख रहे हैं अब विभाग और बनाने वाला सुल्तान, मतलब किस विभाग को कौन सा सुल्तान बनाया था तो वो हम देख रहे हैं। तो देखिए ये रहा कि दीवान ए मुस्तखराज वित्त विभाग, इसको बनाए थे अलाउद्दीन खिलजी ने। दीवान ए कोही कृषि विभाग, इसको बनाए थे मोहम्मद बिन तुगलक ने। दीवान ए अर्ज सैन्य विभाग, इसको बनाए थे बलबन ने। दीवान ए बंदगान, इसको बनाए थे फिरोज शाह तुगलक ने। मतलब दीवान ए बंदगान जो था वो सैनिक के लिए एक अलग विभाग बना था। यहाँ पे दासों के लिए अलग विभाग बना था, और दास सबसे अधिक दास फिरोज शाह तुगलक के समय ही था, ऐसा कहा गया है। दीवान ए खैरात फिरोज शाह तुगलक ही बनाए थे। ये इसलिए बनाए थे कि जो असहाय गरीब महिला, विधवा महिलाएं, उनको सहायता अवेलेबल कराने के लिए दीवान ए खैरात की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने करवाए थे। नेक्स्ट है दीवान ए इस्तिहाक। दीवान ए इस्तिहाक फिरोज शाह तुगलक को कहा जाता है। दीवान ए इस्तिहाक को भी किसने बनवाए थे? फिरोज शाह तुगलक ने। अभी जस्ट हम पढ़े थे दीवान ए इस्तिहाक क्या होता था। तो दीवान ए इस्तिहाक कमेंट करके बताइएगा, चाहे लीजिए हम बता ही देते हैं। दीवान ए इस्तिहाक जो था वो पेंशन विभाग, मतलब एक तरह से पेंशन विभाग था, और ये पेंशन विभाग के माध्यम से मतलब जो रिटायर हो जाते थे तो उनको पेंशन भी दिया जाता था दीवान ए इस्तिहाक के माध्यम से। आजकल जिसको हम पेंशन विभाग कहते हैं उस समय दीवान ए इस्तिहाक कहा जाता था। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत अनेक प्रांतों में बटा हुआ था, जिसे इक्ता या सूबा कहा जाता था। अब देखिए तो ये भी क्वेश्चन पूछा इक्ता क्या है, तो दिल्ली सल्तनत में अनेक प्रांत बटा हुआ था, उस प्रांतों को क्या कहा जाता था? इक्ता। यहाँ तक कि ये पूछा गया क्वेश्चन है यूपीएससी में कि इक्ता प्रणाली जो है प्राचीन समय से चली आ रही प्रणाली है, तो नहीं, इक्ता प्रणाली जो है मध्यकाल में आया था, न कि प्राचीन व्यवस्था थी ये। और आगे है यहाँ का शासन
नायाब बलि या मुक्ति द्वारा संचालित होता था। नायाब बलि या मुक्ति एक ही वर्ड है, मतलब पर्यायवाची है। नायाब का मतलब बलि, बलि का मतलब मुक्ति। तो कह रहा है कि यहाँ का शासन किसके द्वारा संचालित होता था? नायब, बलि और मुक्ति। इक्ताओं सिकों जिलों में विभाजित किया गया है। इक्ताओं को किस में विभाजित किया गया? सिकों जिलों में विभाजित किया गया है। यहाँ का प्रमुख अधिकारी सिकदार होता था, जो सैनिक अधिकारी था। यहाँ का प्रमुख अधिकारी कौन होता था? सिकदार। मतलब इक्ताओं को किस में बांटा गया? सिकों में। सिकों उस समय जिसको सिकों बोलते थे, उस समय, अभी के समय जिलों बोलते, मतलब सिक मतलब जिला। जहाँ प्रमुख अधिकारी सिकदार और वहाँ का प्रमुख अधिकारी क्या होता था? सिकदार। अभी के समय जो जिला का प्रमुख अधिकारी होता है वो क्या कहलाता है? कलेक्टर कहलाता है। उस समय सिकदार कहलाता था सल्तनत काल में। जो एक सैनिक अधिकारी होता था, अभी भी वो एक तरह से सैनिक अधिकारी ही होता है। नेक्स्ट है सल्तनत कालीन राजस्व कर व्यवस्था। ये रहा, देखिए सल्तनत कालीन राजस्व कर व्यवस्था हम देख लेते हैं, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है और इससे क्वेश्चन बनता है। देखिए सल्तनत काल में उस्र क्या होता था? मुसलमानों से लिया जाने वाले कर को उस्र कहते थे। सल्तनत काल में खराज क्या होता था? तो गैर मुसलमानों से लिए जाने वाले भूमि कर को खराज कहते थे। ज़कात क्या होता था? तो मुसलमानों पर धार्मिक कर संपत्ति का 40वां हिस्सा लिया जाता था, इसे ज़कात कहा जाता था। जजिया क्या होता था? गैर मुसलमानों पर धार्मिक कर होता था जजिया। गैर मुसलमानों पर जो धार्मिक कर लगाया जाता था उसको जजिया कहते थे। नेक्स्ट है आगे है खम्स। यह लुटे हुए धन खानों अथवा भूमि में गड़े हुए खजानों से प्राप्त संपत्ति का 1/5 भाग था, जिस पर सुल्तान का अधिकार था। खम्स क्या था? तो ये लुटे हुए धन अथवा खानों अथवा भूमि में गाड़े हुए खजानों से प्राप्त संपत्ति का 1/5 भाग था, जिस पर सुल्तान का अधिकार था। शेष 4/5 भाग पर उसके सैनिकों को अथवा खजाने को प्राप्त करने वाले व्यक्ति का अधिकार होता था। परंतु फिरोज तुगलक को छोड़कर अन्य सभी शासकों ने 4/5 हिस्सा स्वयं अपने लिए रखा। अब देखिए फिरोज तुगलक तो खम्स का जो धन था उसको कम कर दिया था, यानी 1/5 ही लेता था टोटल का। लेकिन जो ये इनको छोड़ के जितने भी शासक थे सल्तनत काल में वो 4/5 लेते थे, यानी ज़्यादा लेते थे। कह रहा है कि सुल्तान सिकंदर लोदी के गड़े हुए खजानों में कोई हिस्सा नहीं लिया। और ये भी इम्पॉर्टेंट है, सुल्तान सिकंदर लोदी तो था, वो जब गड़े हुए खजाने निकलता था तो उसमें से कोई हिस्सा नहीं लेता था, नहीं लिया। और यही सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना किया था, इन्हीं की बात कर रही है। नेक्स्ट है सिखों को परगनों में विभाजित किया गया। देखिए एकता को किस में विभाजित किया गया? सिखों में। सिखों को किस में विभाजित किया? परगनों में। एकता मतलब प्रांत, ठीक है, और सिखों मतलब जिला। और जिला यहाँ परगना, जिलों को विभाजित, परगना मतलब प्रखंड हो जाएगा, ब्लॉक। तो ये हो गया। कह रहा है कि आगे कह रहा है, इसमें क्या कह रहा है कि सिखों को परगनों में विभाजित किया गया। आमिल परगने का मुख्य अधिकारी होता था। अब जैसे कि अभी भी परगने का मुख्य अधिकारी, जो प्रखंड के मुख्य अधिकारी बीडीओ होते हैं, तो वो जो आमिल था ना वो परगने का मुख्य अधिकारी होता था। और मुशरिफ लगान को निश्चित करने वाला अधिकारी, और मुशरिफ जो था वो लगान सुनिश्चित करता था। एक शहर या 100 गाँव के शासन की देखरेख आमिर सदा नामक अधिकारी करता था। एक शहर या 100 गाँव के शासन की देखरेख, एक शहर या 100 गाँव के शासन की देखरेख आमिर सदा नामक अधिकारी करता था। उसके बाद प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम होता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन होता था? ग्राम होता था। देखिए सबसे पहले होता था इक्ता। इक्ता से छोटा जो होता था, इक्ता को सिकों में डिवाइड किया गया। सिकों को किस में डिवाइड किया गया? सिकों को परगनों में डिवाइड किया गया। परगना को फिर किस में डिवाइड किया गया? सिखों को परगनों में। आमिल परगने का मुख्य अधिकारी, पूछा जाएगा क्वेश्चन, परगने का मुख्य अधिकारी क्या कहलाता था? तो आमिल। मुशरिफ लगान कौन सुनिश्चित करता था सल्तनत काल में? तो मुशरिफ। एक शहर या 100 गाँव के शासन को देखरेख आमिर सदा नामक अधिकारी करता था। एक शहर या 100 गाँव के शासन की देखरेख कौन करता था? आमिर सदा नामक
अधिकारी। उसके बाद है प्रशासन की छोटी इकाई ग्राम होता है। मतलब कि अब जैसे इक्ता सिक्कों में बदल गया, सिक्का जो है परगना में, अब परगना फिर सबसे छोटी इकाई ग्राम में। सुल्तान की अस्थाई सेना खास खेल नाम दिया गया। सुल्तान की अस्थाई सेना को क्या नाम दिया गया है? तो सुल्तान की अस्थाई सेना को खास खेल नाम दिया गया है। नेक्स्ट है, हमने यहाँ तक देख लिए ये सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था। अब यहाँ से देखते हैं सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था। ये देखिए कह रहा है कि मंगोल सेना के वर्गीकरण की दशमलव प्रणाली को सल्तनत सैन्य व्यवस्था के आधार पर बनाया गया। मतलब कहा जा रहा है कि मंगोल सेना जो दशमलव प्रणाली बनाए थे वो किसके आधार पर बनाए थे? तो सल्तनत कालीन सैन्य व्यवस्था जो थी उसके आधार पर। देखिए एक बार और देखते हैं इसको। कह रहा है कि मंगोल सेना के वर्गीकरण की दशमलव प्रणाली को सल्तनत कालीन सैन्य व्यवस्था का आधार बना गया। मंगोल सेना की जो दशमलव प्रणाली थी तो उसी को सल्तनत कालीन सैन्य व्यवस्था का आधार बनाया गया। सल्तनत काल में बारूद की सहायता से गोला फेंकने वाली कहा जाता था। मतलब कि सल्तनत काल में यहाँ कह रहा है कि बारूद की सहायता से गोला फेंकने वाली मशीन को मंगलिक तथा अर्राद कहा जाता था। तो पूछ देगा पेपर में मंगलिक या अर्राद क्या होता था? तो ये हो जाएगा सल्तनत काल में बारूद की सहायता से गोला फेंकने वाली मशीन। नेक्स्ट है कि अलाउद्दीन खिलजी ने इक्ता प्रथा को समाप्त किया। इक्ता प्रथा को किसने समाप्त किया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। ये भी इम्पोर्टेंट है कि इक्ता प्रथा को किसने समाप्त कर दिया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। इसका इक्ता की दोबारा शुरुआत फिरोज तुगलक ने किया था। इतना ही नहीं, इक्ता की दोबारा शुरुआत किसने किया था? फिरोज तुगलक ने किया था। उसके बाद सल्तनत काल में अच्छी नस्ल के घोड़े तुर्की, अरब, रूस मंगाए जाते थे। हाथी संभवतः बंगाल से मंगाए जाते थे। अब देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट तो देखिए ये है इक्ता प्रणाली किसने ख़त्म किया? अलाउद्दीन खिलजी ने इक्ता व्यवस्था समाप्त कर दी। इक्ता प्रथा की दोबारा शुरुआत फिरोज तुगलक ने किया था। दोबारा शुरुआत किसने किया था? फिरोज तुगलक ने किया था। सल्तनत काल में अच्छी नस्ल के घोड़े तुर्की, अरब, रूस से मंगाए जाते थे। और सल्तनत काल में जो थे अच्छी नस्ल के घोड़े जो थे वो कहाँ से मंगाए जाते थे? वो मंगाए तुर्की, अरब एवं रूस से। हाथी मुख्यतः बंगाल से मंगाए जाते थे। और हाथी कहाँ से मंगाए जाते थे? हाथी बंगाल से मंगाए जाते थे। नेक्स्ट है कि सल्तनत कालीन कानून शरीयत, कुरान, हदीस पर आधारित था। सल्तनत कालीन किस पे आधारित था? शरीयत, कुरान, हदीस। शरीयत, कुरान, हदीस पर आधारित था सल्तनत कालीन कानून। आगे है कि जो यहाँ पे रहा शरीयत, कुरान और हदीस पर सल्तनत कालीन कानून आधारित था। नेक्स्ट है मुस्लिम कानून के 4 महत्वपूर्ण स्रोत थे: कुरान, हदीस, इजमा एवं कयास। मुस्लिम कानूनों के जो 4 महत्वपूर्ण स्रोत थे मुस्लिम कानून के 4 महत्वपूर्ण स्रोत थे कुरान, हदीस, इजमा और कयास। सुल्तान सप्ताह में 2 बार दरबार में न्याय करने के लिए उपस्थित होता था। आगे है सुल्तान काल में लगान निर्धारित करने की मिश्रित प्रणाली को मुक्ताई कहा गया है। नेक्स्ट है भूमि की नाप जोख करने के बाद क्षेत्रफल के आधार पर लगान निर्धारित मसाहत कहलाता था। कह रहा है कि धुरी के आधार पर नाप जोख करने वाले जो है धुरी के आधार पर नाप जोख करने वाले क्षेत्रफल के आधार पर लगान का निर्धारण जो करता था वो क्या कहलाता था? मसाहत। पेपर में पूछ देगा मसाहत क्या होता था सल्तनत काल में? तो ये जो होता था भूमि की नापतोल, लेखा जोखा रखने के बाद क्षेत्रफल के आधार पर लगान निर्धारित करता था। इसलिए इसकी शुरुआत अलाउद्दीन ने की थी। और इसकी शुरुआत किसने की थी? ये मसाहत का तो अलाउद्दीन खिलजी ने इसकी शुरुआत की थी। नेक्स्ट है कि पूर्णतः केंद्र के नियंत्रण में रहने वाली भूमि खालसा भूमि कहलाती थी। और पूरी तरह से केंद्र के नियंत्रण में रहने वाली भूमि क्या कहलाती थी? खालसा भूमि कहलाती थी। आगे अलाउद्दीन ने दान दी गई अधिकांश भूमि को छीनकर खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया।
यानी कह रहा है कि अलाउद्दीन ने जो दान में दी गई अधिकांश भूमि को छीनकर अधिकांश भूमि छीन लिया था जो दान में दिया गया था, और उसको खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया था। खालसा भूमि मतलब सरकारी भूमि। उसके बाद है देवल सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप से संबंधित है। इतना ही नहीं, जो देवल है वो सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह से संबंधित है। आगे हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध है कौन? देवल। देवल सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध है। तो ये देवल हम देख लिए। अब देखो ये लगभग हमने सल्तनत काल ख़त्म कर लिए हैं। अब सल्तनत काल के शासन व्यवस्था में जो बॉक्स में, इस बॉक्स वाले तो हम ख़त्म कर लिए हैं। देखिए ये बॉक्स वाला हम देख लिए हैं, तो ये भी है, इसको देखते रहिएगा बीच बीच में। और देखिए सल्तनत काल में जो ये इम्पोर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन आए हुए हैं, तो हम इसको एक नज़र में देख लेते हैं। 10 अश्वारोही सल्तनत काल में 1 सर 1 खेल होता था। 10 सर 1 खेल सल्तनत काल में सिपाह सलार होता था। 10 अमीर सल्तनत काल में 1 मालिक होता था। 10 मालिक 1 खान होता था। आगे है स्थान और प्रसिद्धि के कारण। सल्तनत काल में स्थान और प्रसिद्धि के कारण सरस्वती अच्छी किस्मत के लिए, चावल के लिए। सरस्वती जो है प्रसिद्धि के कारण है, अच्छी किस्मत के लिए और चावल के लिए। नेक्स्ट है अनिलबारा, व्यापारियों को तीर्थ स्थान के रूप में। अनिलबारा जो है व्यापारियों के लिए क्या है? तीर्थ स्थान के रूप में है। उसके बाद है सतगांव। सतगांव क्या है? रेशमी रजाइयों के लिए। उसके बाद है ये आगरा, नील उत्पादन के लिए। आगरा क्या है? नील उत्पादन के लिए। और जो बनारस था वो सोने चांदी जरी के काम के लिए। तो ये सब हो गया बॉक्स मिला। एक बार और देख लेते हैं। सरस्वती अच्छी किस्म के चावल के लिए। अनिलबारा ये व्यापारियों को तीर्थ अनिलबारा जो था वो व्यापारियों को तीर्थ स्थल के रूप में था। सतगांव जो था वो रेशमी रजाइयों के लिए था। और आगरा जो था वो नील उत्पादन के लिए। और बनारस जो था वो सोने चांदी के जरी किए हुए सिक्के के लिए, सोने चांदी से जरी किए हुए काम के लिए। बनारस प्रतिशत, सॉरी सिक्का निकल गया। ये जो है बनारस क्या है? बनारस जो है सोने चांदी और जरी काम के लिए प्रसिद्ध था काफ़ी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम गाइज कवर करेंगे विजयनगर साम्राज्य, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वेरी इम्पोर्टेंट है। तो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज हमने ये सब कवर कर लिया कि सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था, वजीर, ये मुशर्रिफ ममालिक, मजूमदार, खजीन, अरीज ममालिक, सदर सुदर, ये सब सारा हमने कवर कर लिया। तो आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।